क्योंकि निवेश करने का आज की तारीख में सबसे बड़ा जरिया कैपिटल मार्केट है। आजकल कोई पोस्ट ऑफिस में या स्मॉल सेविंग स्कीम में या अपना जो नॉर्मल कंट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा पैसा पीपीएफ वगैरह में लगाने में बिलीव नहीं करते, क्योंकि ब्याज दर बहुत गिर गए। तो पहली बात तो एक नेचुरल फ्लो है जो मुझे लगता है केवल मार्केट की वजह से नहीं है, हमारे अपना पॉपुलेशन कॉन्स्ट्रक्ट और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। तो बोलते हैं डेली एसआईपी करो। अब डेली एसआईपी से ना खाली आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम बढ़ना है और डेली एसआईपी से खाली बैंक स्टेटमेंट आपका लंबा होना है। डेली एसआईपी से भी कुछ नहीं होता है। बेसिकली डेली, मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली, मंथली एसआईपी करो, दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट। क्योंकि क्या होता है, आम जनरली लोगों को तनख्वाह हर महीने मिलती है, तो आप एसआईपी कैंसिल मत करो, बंद मत करो। आप उसको 3 महीने या जो भी समय है उसके लिए पॉज कर दो। तो 3 महीने एसआईपी आपका पॉज होगा, फिर आप रीस्टार्ट कर सकते हो। करेक्ट। कैंसिल करोगे फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। सेकेंड, देयर आर सम पीपल जो ऐसे रेगुलरली बचाते हैं एसआईपी, मल्टी कैप, उसको अपनी सब समझ में आती है बात, लेकिन उनको ये ना वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है कि भाई किसी साल 40% ऊपर है, फिर किसी साल 30% नीचे है, ये नहीं चलेगा। तो उन लोगों के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे, और एक मिथ लोग बोलते हैं कि भाई डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड में एसआईपी नहीं करना चाहिए। अब ये बात सही है कि जिस फंड की वॉलेटिलिटी ज्यादा है उसमें बेटर एवरेजिंग मिलेगी आपको, तो वहां पे एसआईपी का फायदा होगा, सही है। लेकिन एसआईपी जैसे रिकरिंग करते हुए वैसा एसआईपी एक सेविंग करने का भी जरिया है भाई। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे साथ वी हैव अ वेरी रिनाउंड एंड अ वेल नोन पर्सनैलिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस्टर आशीष पी सोमैया, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट वाइटो कैपिटल एसेट मैनेजमेंट। He has over 20 years of experience in business strategy and management, process-driven sales and distribution, product development, and marketing of investment offerings. Prior to joining Vaito Capital Asset Management Limited, Mr. Ashish served for nearly 8 years as Managing Director and CEO of Motilal Oswal Asset Management Company, one of the highly regarded and differentiated boutique equity managers in India, backed by an excellent performance track record and well-documented investing philosophy. Before joining Motilal Oswal AMC, Mr. Ashish was heading sales and distribution of ICICI Prudential AMC for their mutual fund, PMS, and real estate offerings through multiple distribution channels across India and the Middle East. He has led new product development, product management, communication, and distribution channel delivery over a number of years. Mr. Ashish holds a Bachelor of Engineering in Polymer Science from Pune University and a Master's in Management Studies in Finance from NMIMS, Mumbai University. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much again for joining us this week and जैसे आप सब जानते हैं कि हर एपिसोड में हम we try to get someone who has a lot of experience in this industry. Mr. Ashish जो हमें अभी 2 बार already हम इनको interview कर चुके हैं and we've had some wonderful conversations with him in the past. So today we have with us Mr. Ashish P. Somaiya, who's the CEO of Vaito KMC. And Ashish, thank you so much for joining us again, for this episode. We're truly honored because I know कि आपके पास बहुत time crunch रहता है and आप हमें अपना 1 घंटा दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. So thank you so much. Thank you Namrata. Thank you for inviting me again. थैंक यू। जैसे आप सबको पता है कि हम थीम बेस्ड पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड आज का जो हमारा इस पॉडकास्ट का थीम है दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। हम सब जानते हैं कि SIP एक बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। तो आज हम बहुत सारे सवाल आशीष से वुड बी अराउंड SIPs, ओके। तो आशीष, तो सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि हम इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं एंड दैट इज प्रीटी मच माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि FIIs की अगर हम बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने काफी पैसा अक्टूबर में निकाला है फ्रॉम इंडियन इक्विटीज टू ट्यून ऑफ अबाउट 1 लाख करोड़ रुपीज एंड अब वो सारा पैसा काफी चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इन इकोनॉमीज की तरफ जा रहा है। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड आशीष कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी काफी पैसा डाला है, बट डू यू थिंक जो पैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से आया है वुड दैट बैलेंस आउट द आउटफ्लोज फ्रॉम FIIs? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा आपने आखिर में बताया, पैसा बैलेंस आउट तो हो ही रहा है, क्योंकि पिछले थोड़े समय में हमने देखा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो
इन्वेस्टमेंट है, उसका जो फ्लो है, जिस भारी तादाद में नए इन्वेस्टर्स मार्केट में जुड़ रहे हैं, और हम सब जानते हैं उसमें ग्रो का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टर्स मार्केट में जुड़ रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के द्वारा करें, तो पहली बात तो ये है कि भाई हमारे यहाँ पे भारी तादाद में यंग इन्वेस्टर्स, और कई बार ऐसा बोला जाता है कि काफी यंग इन्वेस्टर्स इसलिए मार्केट में आ रहे हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। हम्म, अब ये इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। ये बात सही है कि भाई मार्केट ऊपर जाता है, रिटर्न बनता है, तो थोड़े ज्यादा लोग प्रोत्साहित होते हैं मार्केट में आने के लिए। लेकिन पूरा का पूरा फ्लो मार्केट ऊपर जाने की वजह से है, इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हकीकत ये है कि अगर आप हमारा पॉपुलेशन कंस्ट्रक्ट देखें, तो 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, कोई सा भी एक एक साल की उम्र का बैंड ले लें, तो 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं इसमें, राइट। तो इस जब हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जवान हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग काम में या अपने करियर में जुड़ रहे हैं, और इसमें से कुछ लोगों की अच्छी खासी कमाई जब शुरू हो रही है, तो ये सब क्या है कि मार्केट में जुड़ेंगे ही। क्योंकि निवेश करने का आज की तारीख में सबसे बड़ा जरिया कैपिटल मार्केट है। आजकल कोई पोस्ट ऑफिस में या स्मॉल सेविंग स्कीम में या अपना जो नॉर्मल कंट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा पैसा पीपीएफ वगैरह में लगाने में बिलीव नहीं करते, क्योंकि ब्याज दर बहुत गिर गए। तो पहली बात तो एक नेचुरल फ्लो है, जो मुझे लगता है केवल मार्केट की वजह से नहीं है, हमारे अपना पॉपुलेशन कॉन्स्ट्रक्ट और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से है। रही एफआईआईस की बात, तो एफआईआईस का देखिए नम्रता, ऐसा है कि ऐसा मतलब मैं पूरी तरह से ये बात से इससे भी पूरी तरह सहमत नहीं कि भाई चाइना में ही पूरा पैसा। देखिए पिछले थोड़े समय से जैसे यूएस इलेक्शन की बात चल रही है, और इसमें राइट रॉन्ग मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली ऐसा बिलीफ है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते, जो कि हाई पॉसिबिलिटी है कि जब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं, तो एक तरीके से एक ट्रंप ट्रेड जिसको आप बोल सकते हैं कि भाई इलेक्शन के पहले 15-20 दिन, एक महीना, ऐसा बोला गया है कि भाई ट्रंप ट्रेड के ऊपर काफी बेट हुआ है। तो इमर्जिंग मार्केट्स, न केवल इंडिया, थोड़े बहुत इमर्जिंग मार्केट से निकल के पैसा यूएस की तरफ जाना, ये भी एक चीज हुई है। दूसरा चीज, काफी समय से चाइना जैसे मार्केट में भारी अंडर परफॉर्मेंस था, और फिर उनकी जो सेंट्रल बैंक है और गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए इकोनॉमिक स्टिमुलस के, जिसकी वजह से थोड़े समय में उनका मार्केट 20-25% ऊपर चल पड़ा। अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज हुई है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इंडिया का मार्केट 25% चल गया क्योंकि आरबीआई ने कोई अनाउंसमेंट कर दिया, तो आपको क्या लगेगा? आप इसको एक फंडामेंटल चीज मानेंगे, या आप सोचेंगे कि भाई ये तो कुछ अजीब सा ही चीज हुआ है, राइट। सो मुझे नहीं लगता है कि ये जो चाइना में जो हुआ है वो थोड़ा बहुत ठीक है। इमर्जिंग मार्केट फंड्स एक बड़ा कैटेगरी होता है, उसमें इंडिया का एलोकेशन होता है, चाइना का एलोकेशन होता है। इंडिया में बहुत रिटर्न बन गया और चाइना बहुत सस्ता हो गया, तो थोड़ा बहुत रीएलोकेशन हो सकता है, लेकिन ज्यादा एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट के अंदर ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। लंबे अरसे से अगर आप देखें तो एफआईआईस हमारे मार्केट में काफी बड़े इन्वेस्टर हैं। इतनी बड़ी $5 ट्रिलियन मार्केट कैप में 16% एफआईआईस की होल्डिंग है। और अगर ये ध्यान में रखें कि भाई हमारे यहाँ पे प्रमोटर्स और गवर्नमेंट ही 50% के ऊपर है, तो बाकी के 50 में 16% बहुत बड़ा अमाउंट है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और अगर डोमेस्टिक का एलोकेशन बढ़ता है तो वी आर मोर देन हैप्पी विद दैट। Okay. बट यू नो एज इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्केट डाउनफॉल पहली बार देख रहे हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि वी नो कि हम कितने सारे इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट में पिछले 2 या 3 साल से यू नो जिन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया सिर्फ अपसाइड ही देखा है, अभी तक वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। आई एम श्योर उनको शायद यू नो पहली बार जब भी हम वॉलेटिलिटी देखते हैं तो स्ट्रेस होता ही है एज इन्वेस्टर्स। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डू यू थिंक they should just hold their horses and just stay invested, या फिर क्या करना चाहिए ऐसे इन्वेस्टर्स को? देखिए वॉलेटिलिटी को लेके डरना तो हमारे जमाने में होता था जब हम लोग यंग थे, क्योंकि तब स्टॉक मार्केट एक नया चीज था, राइट। जब मतलब अभी करीब करीब मैं 50 साल का हो रहा हूँ, जब मैं 25 साल का था तब ये उसके पहले मतलब थोड़े समय पहले हर्षद मेहता, ये सब नई चीजें थी, right? और तब जो था कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाना मतलब इट वाज एज गुड एज हॉर्स रेसिंग और गैम्बलिंग, राइट। तभी स्टॉक मार्केट को बहुत एग्जोटिक जगह समझा जाता था, गैम्बलिंग के तरीका का उसको समझा जाता था। आज के जमाने में जो यंग लोग हैं, समझिए आप, जैसे आपने एग्जांपल दिया पिछले 2-3 साल में आए हैं, तो वॉलेटिलिटी देख के घबरा जाएंगे। एक्चुअली मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जो आज के यंग लोग हैं इनको समझ में आता है कि वॉलेटिलिटी इज अ फीचर नॉट अ बग। तो इक्विटी मार्केट ऐसे ही चलता है। दूसरी बात, आज के जो यंग लोग हैं
समझो आज कोई 25 साल का 26 साल का लड़का लड़की बॉय और गर्ल जो भी हैं जो निवेश कर रहे हैं, तो इनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इनका एजुकेशन लेवल, इनकी रिस्क टॉलरेंस, जो बाजार इन्होंने देखा है, जिस रेगुलेशन और जिस टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग आ रहे हैं, वो हमारे से कंपेरेबल है ही नहीं। तो एक्चुअली मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे जनरेशन के लोग जो मार्केट को देख के घबराते थे, आज भी शायद वो लोग घबराते हैं, लेकिन आज के जो यंग लोग हैं, और हमने पिछले 2-3 साल में ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं देखा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मई 2022 में तो प्रैक्टिकली थर्ड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो ही गया था, निफ्टी 15,200 पे था। मार्च 2023 में तो सिलिकॉन वैली बैंक वगैरह की वजह से लोग बोलते थे कि अभी फिर से लेमन ब्रदर आ जाएगा, तो निफ्टी 16,700 हो गया, राइट। सो ऐसा नहीं कि करेक्शन हमने नहीं देखा, जब भी हमने करेक्शन देखा है, कुछ लोग घबराते हैं, कुछ लोग और पैसा लगाते हैं। तो देखिए, मार्केट का तो चलन है, मैंने देखा है पूरे हिस्ट्री में, हर साल एक बार मार्केट अपने ऊपर के लेवल से एक बार 15% गिरता है, और हर दूसरे तीसरे साल मार्केट न्यू हाई बनाता है। तो ये तो ऐसे ही चलता है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसको देख करके, हमेशा देखिए मार्केट का साइकिल है, कुछ लोग इतना रिस्क लिए रहते हैं कि मार्केट गिरने पे वो झेल ही नहीं पाते उसको। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो काफी जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास टॉलरेंस है, यंग लोग हैं, पूरा का पूरा करियर और पूरी जर्नी आगे पड़ी है। आप 25 साल के, मार्केट 10% गिर गया, वो आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, मतलब आपका तो पूरा करियर और पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, मतलब कल तो कुछ करना नहीं है आपको। सो आई थिंक दिस अ डिफरेंट एरा। लोग काफी इवॉल्व हो गए हैं मार्केट को लेकर के, और स्टॉक मार्केट पहले जितना एग्जॉटिक प्राणी अभी रहा नहीं है, मुझे लगता है। Sure. Okay. So Ashish, now let's discuss a little bit about SIPs, which is our theme for today. In September 2024, हमने देखा था कि जो SIPs inflow थे, they hit an all-time high of about 24,509 crore rupees. And I know कि at White Oak Mutual Fund, you guys do a lot of studies around SIPs, right? और आपके पास बहुत सारी analysis reports भी होंगी. So help us understand कि अगर मुझे एक SIP शुरू करनी है, तो क्या सही डेट होनी चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, what should be an ideal amount of SIP? So based on the studies and the reports that you have, based on the full statistics, help us understand कि SIP date, SIP frequency, and what's the right SIP amount for an investor? Yes, so actually नम्रता, लोगों के SIP कौन से डेट पे करना है, कौन से फ्रीक्वेंसी पे करना है, सर लोग उसके ऊपर बहुत साइंस लगाते हैं, बहुत सोचते हैं, पूछते हैं। आई एम श्योर कुछ ना कुछ लोग अपने ज्योतिष को भी पूछते होंगे, कुछ ना कुछ लोग 10-12 बार कॉइन टॉस करते होंगे कि भाई कौन सा डेट आता है, देखते हैं। कुछ लोग अपना लकी डेट ढूंढते होंगे। कुछ लोग डिसिप्लिन प्राणी होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये सब कुछ नहीं होता है, जिस दिन अपनी तनख्वाह है उसी दिन कर दो, राइट। तो हर तरीके के प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट है इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री का जो SIP डेट वगैरह है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऐसा कोई पैटर्न भी नहीं दिखता है। लेकिन हम लोग ने जो एनालिसिस किया ना, उससे क्या पता चलता है कि समझो आप पिछले 25 साल का हिस्ट्री ले लो, और कोई से भी डेट पे, कोई से भी डेट तक का 10 साल का SIP कर लो, कि भाई 15 तारीख को SIP लगना चाहिए, वैसा आप 10 साल मतलब 120 इंस्टॉलमेंट चला लो आप। फिर 14 तारीख को लगना चाहिए, 12। तो समझने में ये आता है कि भाई कोई सा भी डेट लगा लो, डिफरेंस इतने 20-25 साल में 0.1% का बेरली डिफरेंस भी नहीं आता है। 0.05, 0.06 इतना मामूली सा डिफरेंस आता है। और दूसरी बात कि इसमें कोई साइंस ही नहीं है कि कौन से डेट पे ज्यादा रिटर्न आएगा। जैसे कोई लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, इस तरीके का भी लोग साइंस लगाते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई सा भी डेट लगा लो, लंबे अरसे में रिटर्न सबका सेम आता है, राइट। तो इसके ऊपर ज्यादा ज्योतिष का फीस देने का या ज्यादा एगनाइज करने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सा भी डेट ला। दूसरा चीज, जैसे किस फ्रीक्वेंसी पे करना, कुछ बोलते हैं डेली SIP करो। अब डेली SIP से ना खाली आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम बढ़ना है, और डेली SIP से खाली बैंक स्टेटमेंट आपका लंबा होना है। डेली SIP से भी कुछ नहीं होता है। बेसिकली डेली, मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली, मंथली SIP करो, दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट। क्योंकि क्या होता है, आम जनरली लोगों को तनख्वाह हर महीने मिलती है, राइट। आप चाहते हैं कि भाई नहीं, मेरा हर वीक पैसा लगना चाहिए। समझो आप 5,000 का SIP करने वाला, आपको लगता है हर वीक मेरा पैसा लगना चाहिए, तो ठीक है भाई, अब 1250 रुपए का SIP रजिस्टर कर लो, 7 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख का, राइट। बट मंथली SIP करो, कोई सा भी डेट ले लो। इसलिए मुझे वही लोग सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जो बोलते हैं भाई जिस दिन तनख्वाह आता है ना, उसके नेक्स्ट डे या उस दिन शाम का ही
SIP कटना चाहिए, दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस अर्न मंथली इनकम, और Yeah. बफेट साहब ने पहले ही बोला था कि भाई इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, ये गलत गणित है। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि भाई जिस दिन तनख्वाह आती है उस दिन SIP आप कर दो। तीसरा चीज जिसपे लोग बहुत एगनाइज करते हैं कि भाई कौन से फंड में करूं, लार्ज कैप करूं, मिड कैप करूं, स्मॉल कैप करूं, तो इसमें एक चीज समझ में आती है कि भाई लंबे अरसे में मिड कैप का जो SIP है उसमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न आया लार्ज कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले। बिकॉज क्या है कि स्मॉल कैप का जो इंडेक्स या यूनिवर्स है उसमें कंपनियां बहुत ज्यादा है, और स्मॉल कैप इज प्रोन टू रिस्क। कई बार स्मॉल कैप कंपनियों में नुकसान भी हुआ है, स्मॉल कैप रिस्की होता है। तो लार्ज कैप में क्या है कि इंट्रिंसिकली वॉलेटिलिटी कम है, रिटर्न कम है। स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है, तो रिटर्न भी फ्लक्चुएट होता है। तो हमने हमारा एनालिसिस ये बताता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस मिड कैप का आया है SIP में लंबे अरसे में। फिर भी मैं आपके बात से ज्यादा सहमत हूं कि भाई मल्टी कैप में करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हाईएस्ट रिस्क की बात नहीं है। कभी कभी वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि मार्केट आपको बाहर फेंक देगा, आप डर जाओगे। सो SIP एनी डेट, प्रेफरेबली द डे यू गेट योर सैलरी, सो दैट इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस वाला लॉजिक चलेगा आपका। दूसरा मंथली फ्रीक्वेंसी कर लो, तीसरा मिड कैप, राइट। लास्ट एक आई वुड हाईलाइट टू यू जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है नम्रता, जो सबको समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक रिडल पूछता हूँ, आप समझोगे नम्रता, देयर आर टू पीपल, पर्सन A एंड पर्सन B। दोनों लोग 10 साल के लिए SIP करने जा रहे हैं, ठीक है। 5 साल के बाद हम लोग एक रिव्यू मीटिंग रखते हैं और हम लोग बुलाते हैं पर्सन A और पर्सन B को और बोलते हैं बताइए आपका फर्स्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जो पर्सन A है, फर्स्ट 5 इयर्स में 60 इंस्टॉलमेंट लग गए। जो पर्सन A है ना, वो रोते हुए आता है, बोलते हैं यार गलत ही एडवाइस दे दिया मेरे को, तो 5 साल से मैं इंस्टॉलमेंट डाले जा रहा हूँ, पहले 5 साल में मेरा रिटर्न 8% भी नहीं आया, इससे तो पैसा बैंक में पड़ा रहता। तो पर्सन A जो है, इसका SIP का एक्सपीरियंस पहले 5 साल, 10 साल की SIP है, पहले 5 साल का एक्सपीरियंस बहुत खराब है, नाराज है वो आपसे। पर्सन B जो है वो आपके लिए गिफ्ट और उपहार लेके आता है कि भाई कमाल कर दिया आपने, पहले 5 साल में मेरे को बढ़िया रिटर्न मिल गया, ग्रेट एडवाइस। तो 5 साल के रिव्यू में पर्सन A वेरी अनहैप्पी, जिसको आप फिर बेला फुसला के बोलते नहीं भाई कंटिन्यू कर लो, एंड पर्सन B इज वेरी हैप्पी, उसको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, राइट। जो अनहैप्पी और हैप्पी एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, 10 साल के बाद अगर हम बुलाएंगे उनको वापस, किसका रिटर्न ज्यादा आएगा नम्रता, आप बताओ मेरे को, हु विल बी मोर हैप्पी, रिटर्न किसका ज्यादा आएगा 10 साल के एंड में? I mean, I would say probably person A, because he was probably not happy with what he had got, and I'm just assuming they invest in the same fund. Did they invest in the same fund or? एब्सोल्युटली राइट, इन्वेस्ट इन द सेम फंड, बट अलग 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 दौर की शायद आप बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। बट यू आर राइट, सी आप सही बोल रहे हो, इसका गणित आप लगाओ। गणित क्या बोलता है कि भाई आप 10 साल का SIP कर रहे हो, पहले 5 साल में अगर रिटर्न नहीं बना, मतलब NAV नहीं चली ना, NAV नहीं चली, which means आगे जाके मतलब लोअर लेवल में आपका पैसा लगता गया। जब NAV चली नहीं है, आपका पैसा समझो 2009 से लेके 2013, राइट, तो आपका पैसा लगता गया और फिर सेकेंड हाफ ऑफ द स्टेंट में मार्केट चल पड़ा, तो आपका लोअर लेवल पे बहुत सारे यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए और बाद में मार्केट चला। अब पर्सन B जो है, उसका पैसा ऊपर के लेवल में लगता गया, तो पहले 4-5 साल में बहुत अप्रिसिएशन आ गया, और फिर लेटर पार्ट में अगर मार्केट नहीं चला तो हाई NAV पे कम यूनिट मिले, तो लेटर हाफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। सो बेसिकली SIP में ये और एक चीज जो लॉन्ग टर्म लोग देखते हैं ना, उनको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, स्लो स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट, बिकॉज SIP इज ऑल अबाउट एवरेजिंग। ये फिलहाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट में ऊंच नीच होता है ना, लोग भूल जाते हैं कि भाई ये तो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, राइट। But then, as you rightly mentioned, कि तो फिर इस हिसाब से इन आइडियल इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या होना चाहिए? सो डू यू थिंक 10 साल कम से कम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज ऐसे बहुत इन्वेस्टर्स होते हैं जो बोलते हैं 5 साल भी बहुत है मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड इफ यू आर सेइंग कि 5 साल भी कम है, हमें 10 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, सो डू यू थिंक दैट्स एन आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन, या आई मीन लॉन्गर देन 10 years और मिनिमम 10 years? सी लॉन्गर द बेटर। मैंने 2 चीज देखा, इतने सालों से इन्वेस्टर्स को नोटिस करते रहते हैं हम लोग। 2 चीज देखा है मैंने, सारे के सारे इन्वेस्टर्स अपने लिक्विडिटी के रिक्वायरमेंट को ओवर एस्टिमेट करते हैं। मोस्ट इन्वेस्टर्स
ओवर एस्टिमेट द नीड फॉर लिक्विडिटी एंड अंडर एस्टिमेट द टाइम होराइजन। सी जो आज यंग लोग हैं, राइट, अगर ये लोग जितना कमाते हैं इसमें से मतलब अब यार अगले महीने या अगले हफ्ते आपको कुछ खर्चा करना है तो वो तो इक्विटी में जाएगा नहीं। जो आप एसआईपी से एक्यूमुलेट कर रहे हो, राइट, तो आपके लाइफ गोल्स जो है ना, सबका रिटायरमेंट 40 साल बाद है, राइट, सबका चिल्ड्रंस एजुकेशन 20-30 साल के बाद है, राइट। जो भी लाइफ गोल्स हैं, जो लाइफ की जर्नी है, जो करियर है, वो तो काफी लंबा है सबका। दूसरा चीज, आज जो 25-26 साल के हैं, 30 इयर्स, 35 इयर्स, 40 इयर्स, तब क्या इनकम होगी, क्या सेविंग की कैपेबिलिटी होगी, राइट। सो एक्चुअली एवरीबडी हैज टू थिंक एज लॉन्ग एज पॉसिबल, तब जाकर के इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। Okay. But also there are a lot of people जो SIP को भी टाइम करने की कोशिश करते हैं, right? For example, let's say कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने in the recent past अपना SIP शुरू किया होगा, अभी वो correction देख रहे हैं, and I'm sure many of them would say कि क्या मुझे SIPs को अभी रोक देना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो वेट करते हैं कि हम SIPs करते नहीं है, जब correction आएगा तब SIP शुरू करेंगे। Based on the conversation we've just had, इट्स वेरी ऑब्वियस कि एवरेजिंग हो जाता है, और अगर आपने लंबे समय में इन्वेस्ट किया, टाइम करने की जरूरत नहीं है, राइट। आइडियली यू डोंट नीड टू वरी कि अभी मार्केट गिरा हुआ है, ऊपर है, क्योंकि अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें, इट्स इररेलेवेंट हाउ द मार्केट इज परफॉर्मिंग टुडे। बट डू यू थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस कि अगर मान लो मैंने अपना SIP आज शुरू किया जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे है, और डू यू थिंक इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, या हमें वेट करना चाहिए करेक्शन का, या कर देना चाहिए? नहीं, सी एक्चुअली क्या है कि यू हैव टू जस्ट गेट स्टार्टेड, और करेक्शन कब आएगा बोल के नहीं आएगा, राइट। और करेक्शन के इंतजार में तो फिर लोग इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमने कई बार देखा है, समझो कि आप बोल रहे हो करेक्शन आने पे स्टार्ट करेंगे, अच्छा बोलो कितना करेक्शन, बोले नहीं 10% करेक्शन आएगा, हम स्टार्ट कर देंगे। अब भाई 9% तो आ गया है, अब आखिरी 1% के लिए रुकना है। 10% आएगा तब बोलेंगे नहीं अब तो 15% आएगा तब स्टार्ट करेंगे, राइट। तो वो 14% से यूटर्न ले लेगा। सो आई थिंक ये टाइमिंग क्या है कि देखिए 2-3 चीजें मैंने देखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, और अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स, आप शायद ज्योतिष हैं, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर भी लेते हैं तो बाजार उस पर कैसे बिहेव करेगा ये प्रेडिक्ट करना और भी नामुमकिन है। मार्केट कितना फनी है, आप सोचो, टाइमिंग के बारे में बता रहा हूँ, मार्केट कितना फनी है। 2016 में, मेरे को याद है 2016 में बराक ओबामा प्रेसिडेंट होते थे यूएस के। 2016 में एंड ऑफ 2016 इसी समय मार्केट नर्वस था ये सोच के कि ट्रम्प साहब जीत जाएंगे। 2020 में मार्केट नर्वस था ये सोच के कि ट्रम्प साहब हार जाएंगे। अब फिर मार्केट एक्साइटेड है ये सोच के कि ट्रम्प साहब वापस आ जाएंगे। अब सोचो कितना लोगों का मूड चेंज होता है। सो मुझे क्या लगता है कि इनफैक्ट अगर आप ऊपर के लेवल में SIP चालू करेंगे और उस लेवल से फिर मार्केट गिरता है तो आपकी तो एवरेजिंग होती ही रहेगी ना। अगर आप रुके रहेंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो भाई कौन से पॉइंट पे स्टार्ट करना है। जैसा मैंने पहले बताया, हर साल एक बार मार्केट 10-15% गिरता है, फिर भी हर दूसरे तीसरे साल मार्केट न्यू हाई बनाता है। तो कौन से पॉइंट पे स्टार्ट करना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है आपको वेट करना। जस्ट गेट स्टार्टेड, शुभस्य शीघ्रम ऐसा बोलते हैं ओल्ड टाइमर्स। टाइम मत करिए, बस SIPs को शुरू करिए, एंड दैट शुड बी गुड इनफ। ओके, सो आशीष, नाउ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ऐसे क्या सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे एक इन्वेस्टर अपनी SIP को रोक सकता है, या पॉज कर सकता है, या मे बी स्टेप अप कर सकता है, राइट। सो बिकॉज देयर वुड बी नीड्स, देयर वुड बी रिक्वायरमेंट्स। So when do you think would be the right time to say कि अब मैं अपने SIP को रोक देता हूँ, या पॉज कर देता हूँ, या फिर मे बी स्टेप अप करता हूँ? So give us those scenarios. See, it is ultimately, ये सब जो हम बोल रहे हैं कि भाई लंबे अरसे के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, SIP करना चाहिए, तो ये सब तो रेलेवेंट एडवाइस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन लाइफ की अपनी प्रैक्टिकलिटीज हैं यार। मतलब समझो किसी को लगता है कि भाई आने वाले 2-3 महीने मेरी एक्सपेंसेस थोड़ी बढ़ने वाली है किसी कारण से, right? I may be helping some family member for the next 3 months or 6 months. I may be having some कुछ expenses आ जाते हैं कभी, medical expenses, कुछ भी हो सकता है यार। आप मतलब समझो महीने 2 महीने के लिए आपने sabbatical ले लिया, क्या पता, right? किसी का maternity leave हो सकता है, right? Unpaid leave हो सकता है किसी कारण से। So the point is कि भाई SIP pause की facilities आपके प्लेटफॉर्म्स पे है, म्यूचुअल फंड्स में है। SIP पॉज करने की फैसिलिटी दी जाती है इसलिए कि भाई अगर आपको लगता है कि आने वाले 2-3 महीने
आप किसी कारण से इंस्टॉलमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते एसआईपी का, तो आप एसआईपी कैंसिल मत करो, बंद मत करो। आप उसको 3 महीने या जो भी समय है उसके लिए पॉज कर दो। तो 3 महीने एसआईपी आपका पॉज होगा, फिर आप रीस्टार्ट कर सकते हो। करेक्ट। कैंसिल करोगे फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। पॉज करना, तो ये तो फैसिलिटी दी जाती है बिकॉज तो प्रैक्टिकलिटीज है, ये प्रैक्टिकलिटीज किसी के साथ भी हो सकती है। सो ऑल दिस फैसिलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने जैसे बोला स्टेप अप के बारे में, जिसको हम लोग स्टेप अप या टॉप अप अलग अलग नाम से बोलते हैं। देखिए क्या है कि ऐसा कई बार होता है, इनफैक्ट काफी लोगों के साथ होता है कि भाई साल दर साल तनख्वाह बढ़ती है, राइट। किसी चीज के खर्चे शायद आपके, अगर आप कुछ कॉस्ट कट कर लेते हैं, आप लोकेशन चेंज करते हैं, पहले आपका ड्राइवर था, अब ड्राइवर नहीं है, कुछ खर्चे आपके कम हो गए, कुछ आपने लोन रीपे कर दिया तो ईएमआई कम हो गया, कुछ भी हो सकता है, तनख्वाह बढ़ती है लोगों की। तो क्या होता है, आमतौर पर मैंने देखा है कि भाई जो लाख रुपए जिसकी कमाई है ना, समझो 10,000 20,000 का एसआईपी किया, उसकी आज कमाई 2 लाख हो गई, फिर भी वही पुराना एसआईपी चल रहा है, राइट। तो क्या होता है कि भाई जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती है, ड्रीम्स, एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड लिविंग भी बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, तो वही वैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। आपकी पिछले 5 साल में अर्निंग कैपेसिटी तो कुछ अलग ही बढ़ गई, लेकिन एसआईपी वही चल रही है अभी भी पुरानी 5,000 वाली, तो उससे तो फिर क्या ही हो जाएगा, राइट। सो एसआईपी के साथ साथ जो फीचर्स हैं, किसी कारण से पॉज करना है, एसआईपी को टॉप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैंने बोला कि अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ रही है, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, आप समझो हर साल 10 एक इंस्ट्रक्शन दे दो कि हर साल मेरी एसआईपी 10% बढ़ेगी। तो आप समझो इस साल पूरे साल 10,000 चली है, तो आने अगले साल 11,000, उसके बाद 12,100, राइट। इस तरीके से या तो फिक्स्ड अमाउंट्स में स्टेप अप दे सकते हैं कि भाई हर साल 2,000 बढ़ाते जाओ, ये भी दे सकते हैं। सो ये स्टेप अप करना बहुत, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी एसआईपी रजिस्टर होती है, हर एक में स्टेप अप होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सही सही कर रहे हो सब कुछ, तो हर साल 2 साल में आपकी अर्निंग की क्षमता बढ़नी चाहिए ना, राइट। सो स्टेप अप बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। Okay. And how about stopping the SIP? Do you think there's any scenario जहाँ पे हम बोलते हैं कि SIPs को अब रोक देना चाहिए? Could it be जब financial goals achieve हो रहे हैं, या फिर any other scenario? या सी, मतलब जैसे अगर आपकी अर्निंग किसी कारण से, आप समझो एक फिक्स सैलरी पाते थे पहले, अब आप फिक्स सैलरी नहीं ले रहे हैं, राइट। आपके गोल्स अचीव हो गए हैं, आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, आप इनकम से कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हो, लमसम कॉर्पस आपने बना लिया है, देयर कैन बी वेरियस सिनेरियोज, करेक्ट। या तो ये भी हो सकता है कि भाई अभी बहुत साल से इक्विटी में एसआईपी चल रहा है, अब कॉर्पस जमा हो गया, अब रिस्क नहीं लेना है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड में कर लो, एसआईपी उस रोक के लोग चेंज भी कर लेते हैं। सो ये सब चीजें होती है। सो ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। ओके, ऑलराइट। एक और जो काफी बड़ा मिथ है एसआईपी को लेके, वो ये है कि एसआईपीज हमें फिक्स्ड रिटर्न्स देते हैं। एंड आई मीट सो मेनी इन्वेस्टर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस जिनका ये बिलीफ है कि अगर हम एसआईपी कर रहे हैं तो हमें फिक्स्ड रिटर्न्स मिल जाएंगे। सो व्हाट वुड यू टेल सच इन्वेस्टर्स जो ये समझते हैं? एंड ऑल्सो क्या एसआईपीज सारे इक्विटी फंड्स के लिए रेलेवेंट है? डू यू थिंक देयर इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इक्विटी फंड्स जिसमें एसआईपीज करना बेटर रहता है कंपेयर्ड टू सम अदर कैटेगरीज? लेकिन मींस है कि अगर आपको एसआईपी करना है तो फ्लेक्सी कैप में करो, बैफ में मत करो, और व्हाट वुड योर टेक बी ऑन व्हाट काइंड ऑफ इक्विटी फंड्स हम एसआईपीज कर सकते हैं या सब में कर सकते हैं? इट्स रेलेवेंट फॉर ऑल। एसआईपी एज अ कांसेप्ट इज रेलेवेंट फॉर एवरीबॉडी इन एवरी फंड एंड मोर सो इन इक्विटी फंड्स। देखिए मैंने क्यों बोला एसआईपी रेलेवेंट सबके लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर कुछ ना कुछ सही करते हैं तो हर महीने कुछ कमाते हैं, हर महीने कमाते हैं, उसमें एक्सपेंस कमाई से कम ही रखते होंगे होपफुली, तो कुछ ना कुछ तो सेविंग करने के लिए बचता होगा। तो क्योंकि ज्यादातर लोगों की मंथली इनकम है, तो मंथली एसआईपी सबके लिए रेलेवेंट है। दूसरा चीज ये है कि भाई क्योंकि इक्विटी का जो मार्केट है वो मंथ टू मंथ, डे टू डे वॉलेटाइल है, करेक्ट। तो हर महीने करेंगे एसआईपी, तो एनी विच वे इक्विटी में इन्वेस्ट करने का जो सिस्टमैटिक तरीका है वही बेटर है, क्योंकि आपको एवरेज प्राइस पूरा मिलेगा उसका, राइट। नाउ कमिंग टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, जो फिक्स रिटर्न वाला जो है, तो देखिए दो चीजें हो सकती है। पहली बात, फिक्स तो होता नहीं है, और कोई अगर आपको बोले कि फिक्स्ड है, अश्योर्ड है, कुछ भी बोले तो वहां से तो भाग ही जाना, बिकॉज वो गलत बोल रहा है आपको। बट देखिए क्या है, किसी के अश्योरेंस या किसी के फिक्स्ड रिटर्न, पहले तो ऐसा बोलना इलीगल है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, राइट। तो वो तो किसी का बिलीव ही नहीं करना चाहिए। बट दूसरा चीज, कोई अगर आपको बोल भी दे तो उसको साइड पे रख के हम लोगों को किसी के आश्वासन पे नहीं जाना चाहिए, हमको फंडामेंटल्स को समझना चाहिए।
और इक्विटी मार्केट का फंडामेंटल समझने के लिए नम्रता जी आप एक विजुअलाइज करिए, राइट? विजुअलाइज के समझिए एक कोनिकल शेप है, कोन जिसको बोलते हैं। तो जैसे फ्रंट में इसका मुंह है और फिर ऐसे नैरो होते जाता है, राइट? इट्स अ कोन। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, जहां पे मुंह होता है वहां पे ब्रॉड है, एंड देन इट बिकम्स नैरो। अब आप लॉजिकली सोचो, आप समझो कि जो कोन का फेस है ना, कोन का जो मुंह है, वो समझो 1 ईयर इक्विटी रिटर्न है। और जो बॉटम है ना, बेस कोन का, वो समझो 15 ईयर इक्विटी रिटर्न है। नाउ आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई ये विजुअलाइजेशन। जो 1 ईयर का इक्विटी का रिटर्न होता है ना, वो अच्छे से अच्छे समय में 40-50% ऊपर हो सकता है, और खराब से खराब समय में -40% हो सकता है, और एवरेज 12% है। तो आप समझ गए कि जो कोन का मुंह है, दैट इज ऊपर में +40 या +50, नीचे में -40, एवरेज में 12%। ठीक है। अब आप 3 इयर्स पे आइए, हाईएस्ट में 30% होगा, वर्स्ट में -5 या -7 होगा, और बीच में फिर से एवरेज उसका 12-13 ही आएगा। देन यू सी 5 ईयर, मैक्सिमम नीचे आएगा, मिनिमम भी इंप्रूव होगा, एवरेज वही रहेगा। आप समझे? नाउ यू गो टू 15 ईयर्स। If you track the data of 12 years, 15 years, what you will find is arithmetically it will look like it is a assured return. क्यों? Because 12-15 साल की जब समय बीतता है ना, तो मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत कम डिफरेंस आता है, क्योंकि 15 साल का CAGR कोई से भी समय में आप ले लो, 15 साल का CAGR हाईएस्ट पॉइंट पे समझो आएगा 13%, राइट? लोएस्ट पॉइंट पे आएगा 12 या 11, और एवरेज फिर से 12-13 ही आएगा उसका। सो दैट्स व्हाई यू शुड इमेजिन अ कोन। पीपल हु इन्वेस्ट फॉर 1 ईयर, 3 ईयर, दे फेस द वेगरीज एंड द वोलेटिलिटीज ऑफ द स्टॉक मार्केट। जो लोग पैसा डाल के भूल जाते हैं 12-15 साल, उनको क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम हिस्ट्री बताती है, वो एकदम ही इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ वेरी नैरो रेंज, लाइक अ फिक्स्ड रेंज। Yeah, but at least one thing that people should remember is कि there's no such thing as guaranteed returns. वो बिल्कुल भी नहीं होता है। There is no such thing as guaranteed returns. आपको फंडामेंटल समझे सिवा कोई चॉइस ही नहीं है। All right. Now, so help us understand, आशीष, कि अगर आपको इक्विटी फंड्स की कोई कैटेगरीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करनी है, which ones would those be? वो ऐसी कौन सी कैटेगरीज होंगी इक्विटी फंड्स में जो आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? ओनली 2 थिंग्स ना। एक तो स्टार्टिंग में आपने बताया कि मिक्स मार्केट कैप होना चाहिए, तो मल्टी कैप, एनी गुड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, गुड डाइवर्सिफाइड फंड, मल्टी कैप फंड, आप कोई से भी 2 फंड 3 फंड पिक कर लो, उसमें SIP करते चले जाओ, पीछे मुड़ के देखने का भी उसमें कुछ है नहीं, राइट? नो ब्रेनर। सेकेंड, देयर आर सम पीपल जो ऐसे रेगुलरली बचाते हैं SIP, मल्टी कैप, उसको अपनी सब समझ में आती है बात, लेकिन उनको ये ना वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है कि भाई किसी साल 40% ऊपर है, फिर किसी साल 30% नीचे, ये नहीं चलेगा। तो उन लोगों के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड, राइट? सो लो रिस्क प्रोफाइल, लो वॉलेटिलिटी। क्योंकि देखिए क्या है, कभी कभी वॉलेटिलिटी ना, जैसे अपनी बात सुन के कोई कन्विंस हो जाएगा, लेकिन जिस दिन सारी मतलब 5-5 साल समझो SIP लग रही है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, फिर किसी दिन एक साल 40% गिर गया, तो मैंने क्या देखा है कि ट्रस्ट भी सिक्लिकल है इसमें। खाली स्टॉक मार्केट सिक्लिकल नहीं है, लोगों का ट्रस्ट और भरोसा भी सिक्लिकल है। तो क्या होता है, कभी कभी जो हाईली कन्विंस्ड लोग हैं ना, वो भी 25-30% देके घबरा जाते हैं, फिर वो लोग गलत समय पर पैसा निकाल के भाग जाते हैं, फिर तो नुकसान ही हो जाएगा। सो क्या है कि जो लोग फुल्ली कन्विंस्ड है, वो लोग तो मल्टी कैप में SIP डाल के चलते रहे, पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है। बट जिनको ऐसा लगता है ना कि भाई ये 25-30% गिरेगा तो मेरी तो रात की नींद उड़ जाएगी, तो फिर उन लोगों के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड वगैरह बेटर है, क्योंकि भले SIP में पैसा एक्यूमुलेट होता है, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इक्विटी कभी क्रॉस ही नहीं करेगा। राइट? सो ऐसा थोड़ा न्यूआंस है इसमें, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। वरना तो अगर कोई लंबे अरसे के लिए मल्टी कैप करके भूल जाएगा, तो आई थिंक दे स्टिल डू वेल। तो बेसिकली गुड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है तो गुड हाइब्रिड फंड्स लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इज एब्सोल्युटली। Okay. Now, since you run an AMC, you are the CEO, help us understand कि आप White में आपका stock picking strategy क्या रहता है for your equity fund? So, is there any specific high level strategy that you follow as an AMC
या फिर हर फंड के लिए आपका स्ट्रैटेजी अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द फंड इन इटसेल्फ? सो नम्रता जी, व्हाइट ओक का एक यूनिक चीज ये है कि जितना हम लोग स्टॉक पिकिंग पे ध्यान देते हैं, बहुत बड़ी टीम है, लाइक 33 इज द लार्जेस्ट फंड मैनेजमेंट टीम, सॉरी लार्जेस्ट रिसर्च टीम इन इंडिया। 33 इक्विटी एनालिस्ट है केवल इंडियन इक्विटीज कवर करने के लिए। हम लोग के दूसरे सिंगापुर सिस्टर कंसर्न है जो ग्लोबल इक्विटी फंड्स, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स चलाते हैं, उसका पैसा भी इंडिया में होता है। तो वहां पे भी मतलब कुल मिला के तो 46 पीपल है फंड मैनेजमेंट में, बट केवल इंडिया इक्विटी के रिसर्च एनालिस्ट 33 है। तो स्टॉक पिकिंग पे तो ध्यान होता ही है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि हमारे यहाँ पे एक यूनिक चीज ये है कि स्टॉक पिकिंग में तो इतना इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे बहुत ध्यान देते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। देखिए, जैसे हम लोग हर जगह लिखते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग, तो स्टॉक पिकिंग, वैल्यूएशन, स्कटलबट, रिसर्च, इसमें तो मिक्स ऑफ आर्ट एंड साइंस है, बट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज फुली साइंटिफिक। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन साइंटिफिक होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में एक चीज, हर दूसरे तीसरे साल बेस्ट परफॉर्मर चेंज हो जाता है। वो बेस्ट परफॉर्मर हर दूसरे तीसरे साल क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि कोई फंड मैनेजर की ऐसी बिलीफ है कि भाई स्टॉक तो सस्ते ही खरीदने चाहिए। कोई फंड मैनेजर की ऐसी बिलीफ है कि भाई नहीं हम तो एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लेते हैं, क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। कोई बोलता है कि नहीं रिटर्न तो स्मॉल कैप मिड कैप में ही बनता है, लार्ज कैप में हमको इंटरेस्ट नहीं है। राइट, ऐसा सबका अपना अपना बिलीफ है ना। लेकिन स्टॉक मार्केट कैसा है पता है, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है, ऐसा मार्केट है अपना। तो 2019-20 में क्वालिटी वाले टॉप पे थे, 2022-23 में सब पीएसयू और सिक्लिकल वाले टॉप पे थे, 2024 में पिछले 6 महीने में फिर से भी क्वालिटी चलने लगा, आईटी, फार्मा, कंज्यूमर। सो पॉइंट इज दैट विनर्स क्यों चेंज होते रहते हैं? क्योंकि लोग केवल अपना स्टॉक पिकिंग का फिलोसफी पे ध्यान देते हैं, मार्केट के रिलेटिव अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। So what is truly unique about White Oak is 2 things. It is the largest professional equity research team. Second, it is the most scientific portfolio construction. इस तरीके से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करने से आपको पता है क्या होता है कि आप कोई सा भी, हमारे 15 फंड है, सारे इक्विटी फंड है, सारे थीमेटिक फंड है, हाइब्रिड फंड है। जनरली स्पीकिंग हम लोग कहीं पे भी नंबर 1 नहीं है, और उसका रीजन ये है कि हम चाहते ही हैं कि अगर हम अच्छा करें तो टॉप क्वार्टाइल आए, खराब करें तो बीच में आना चाहिए, मैदान के बाहर नहीं जाना चाहिए। इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है कि जो आज नंबर 1 है ना, वो आपको 2 साल बाद गड्ढे में मिलेगा, और आज जो गड्ढे में है ना, पक्का 2 साल बाद वो टॉप पे आएगा। और फिर इन्वेस्टर्स का ना पोर्टफोलियो ऐसे शिफ्ट होते रहेगा, बिकॉज एवरीबडी चेज लास्ट 1 ईयर परफॉर्मर और लास्ट 3 ईयर परफॉर्मर। वी वांट स्टेबल, स्टेडी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। और स्टेटिस्टिकली ऐसा होता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली टॉप 2 क्वार्टाइल्स में है ना, तो लंबे अरसे में आप टॉप में आते हैं। सो आवर स्ट्रैटेजी इज फॉर कंसिस्टेंसी एंड कंजर्वेटिज्म, इट इज नॉट फॉर बीइंग नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 जो होता है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है, वो डेफिनेटली नंबर 20 पे जाएगा कभी ना कभी। ओके। सो आशीष, नाउ हेल्प अस अंडरस्टैंड। हाँ, हमेशा ये तो देखते ही हैं कि हम एंट्री स्ट्रैटेजी के बारे में बोलते हैं, SIPs करिए, ज्यादा मार्केट को टाइमिंग मत करिए, वी हैव दीज थंब रूल्स व्हिच कैन हेल्प एन इन्वेस्टर। लेकिन एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, राइट? सो आई वांट यू टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर, कि वो कौन सा टिपिंग पॉइंट होना चाहिए मेरे लिए टू डिसाइड कि अब मुझे इस फंड से एग्जिट करना है, राइट? सो व्हाट इज दैट 1 or 2 पैरामीटर्स जो आप देखते हैं, जो आपको लगता है कि बस ये हो गया तो अब इस फंड में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए? सी लैंग्वेज, फंड मैनेजर्स को ना, if you're really interested, तो every time you get the opportunity to listen to a portfolio manager or a CEO or a CIO on any public forum, whether what notes they are writing, what product communication. देखिए, फैक्ट शीट में लोग है ना बहुत न्यूज लिखते हैं कि निफ्टी इतना ऊपर गया, निफ्टी इतना नीचे गया, तेल का दाम, वो न्यूज है, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन कहीं पे भी पब्लिक फोरम में, जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, तो पब्लिक फोरम में कोई अपनी क्या स्ट्रैटेजी बताता है, राइट, किसकी क्या सोच है, उसको समझना और थोड़ा बहुत ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी की भाषा कंप्लीटली बदल जाए ना, जब किसी का पोर्टफोलियो मैनेज करने का स्टाइल या कम्युनिकेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस तो ऊंच नीच चलिए लगी रहती है, लेकिन परफॉर्मेंस ऊंच नीच होने के पीछे कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, राइट? अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई देखो, हम लोग तो कोई एक स्टाइल फॉलो करते ही नहीं है, हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ब्रॉड बेस्ड रखते हैं, वी आर एमिंग फॉर कंसिस्टेंसी, वी आर नॉट एमिंग फॉर नंबर 1, राइट? तो आपको पोर्टफोलियो ब्रॉड बेस्ड और बैलेंस दिखना चाहिए ना। ऐसा बोलने के बाद मैं अगर 20 स्टॉक का 15 स्टॉक का
ग्रोथ ओरिएंटेड या वैल्यू ओरिएंटेड या कॉन्ट्रा पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं तो बोलेंगे बोल क्या रहे हैं और पोर्टफोलियो क्या है, राइट? सो वॉक द टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, Okay. और उसको थोड़ा बहुत फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब किसी की लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है एंड वॉक द टॉक नहीं होता है, राइट? सो लोग हमेशा परफॉर्मेंस को रिएक्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कम्युनिकेशन को ट्रैक करना चाहिए और परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन को कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहिए। So you think कोई भी स्टेटिस्टिकल पैरामीटर अगर हम देख रहे हैं, मान लीजिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और मे बी रिस्क पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, ये सब देखना चाहिए, या फिर फॉर अ फैक्ट कि मान लीजिए फंड मैनेजर चेंज हो गए, दैट कुड बी अ बिग ऑल द रेशियोज आर सिम्टम्स, राइट? या सी जितने भी रेशियोज आप बता रहे हैं ये सारे के सारे रेशियोज आर सिम्टम्स। अगर कोई रेशियो बिगड़ता चला जा रहा है तो मैं समझने ट्राई करूं भाई क्या हुआ ऐसा। यस यू आर राइट, फंड मैनेजर चेंज हुआ हो सकता है, और भाई पहले बोला कुछ था, स्ट्रेटेजी कुछ बोली थी, लेकिन अब पता नहीं कुछ और कर रहे हैं, राइट? कभी कभी जैसे लोगों का अगर साल 2 साल अंडर परफॉर्मेंस आता है तो लोग कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सारा स्ट्रेटेजी वगैरह छोड़ो, पहले पोर्टफोलियो को चेंज करो, राइट? और चेंज करने के बाद फिर मार्केट में कुछ और ही चलने लगता है, तो फिर पता चला नहीं चेंज करना चाहिए था। सो देयर आर साइकिल्स व्हिच कम एंड देन हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू बैड परफॉर्मेंस, राइट? सो नंबर्स सारे देखने चाहिए, बट नंबर्स आर अल्टीमेटली जस्ट द सिम्टम्स। सब कुछ होने के बाद नंबर छपता है तो वो तो सिम्टम है। तो क्यों ऐसा हुआ वो थोड़ा बहुत ट्रैक करना जरूरी है। जब लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ऑफ कोर्स फंड मैनेजर चेंज करना, ये सब चीजों से डिस्कम्फर्ट होता है। सो आई थिंक दैट यू शुड लुक फॉर कंसिस्टेंसी इन लैंग्वेज एंड कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, एंड नॉट जस्ट हाईएस्ट परफॉर्मेंस और समथिंग। ओके, बहुत सारे लोग जो हैं वो टॉप 10 होल्डिंग्स को भी देखते हैं। दिस इज वन पैरामीटर जो मुझे लगता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखते हैं। सो डू यू थिंक देखना चाहिए और डू यू थिंक इट्स इररिलेवेंट? आई थिंक देखना है तो फिर पूरा ही देखना चाहिए। टॉप 10 तो क्या है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड या मल्टी कैप फंड लेंगे तो टॉप 10 में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी होता है। टॉप 10 में थोड़े क्लूज मिलेंगे आपको, जैसे इफ यू सी आर पोर्टफोलियोज, कई बार टॉप 10 में कोई मिड कैप स्टॉक भी होता है। मतलब टॉप 10 में से टॉप 3-4 से 10 में से 3-4 मिड कैप होते हैं कई बार, राइट? सो वी आर नॉट, जैसे डाइवर्सिफाइड फंड्स में वी आर नॉट वेरी स्टक अप अबाउट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हम लोग एक मोटा मोटी रेंज दे देते हैं। तो टॉप 10 देखना चाहिए, लेकिन हमारा टॉप 10 देख के कुछ पता चलेगा बिकॉज पोर्टफोलियो मिक्स्ड है। बट बाय एंड लार्ज मैंने देखा है कि टॉप 10 बड़े बड़े फंड हाउसेस के टॉप 10 सब सेम होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर देखना है तो पूरा पोर्टफोलियो देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो टेल है ना, जैसे हमारा पोर्टफोलियोज है, आई कैन अश्योर इन आवर पोर्टफोलियोज देयर इज मोर वैल्यू इन द टेल। ओके, क्योंकि मैंने बोला 33 एनालिस्ट है, हर सेक्टर के 4-4, 5-5 लोग हैं। तो हमारे पोर्टफोलियोज में पूरा देखोगे, टेल देखोगे तो पता चलेगा भाई काम क्या हो रहा है। जैसे पिछले 2 साल में बहुत सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स आ गए, पिछले 2 साल में काफी सारी इंजीनियरिंग कंपनीज आ गई, राइट? पिछले 2 साल में काफी न्यू आइडिएशन हुआ है, समझो कैपिटल मार्केट कंपनीज में। तो टेल से ही तो आई थिंक देखना है तो केवल टॉप 10 नहीं देखना चाहिए, फिर पूरा देखना चाहिए। नहीं देखना तो फिर मत देखो कुछ भी। पर एटलीस्ट डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से ये देखना चाहिए कि टॉप 10 स्टॉक्स को कितना एलोकेशन दिया गया है। तो बहुत ज्यादा एलोकेशन है तो दैट कुड बी, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टॉप 10 में 70% है तब तो फिर इट्स वेरी डेंजरस। वी आर अराउंड 40%, क्योंकि हम लोग बहुत ब्रॉड पोर्टफोलियो चलाते हैं। बिकॉज इवेंचुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का पर्पस ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो देन इट्स द होल पर्पस। ये बात सही है। यस, यू आर राइट। Okay. Now, Ashish, help us understand one thing, which is, I think, very important. SIP से related बहुत सारी myths हैं जो investors believe करते हैं। तो ऐसी आपके हिसाब से ऐसी कौन सी myth है जो जिसमें हमें believe नहीं करना चाहिए? Just help us debunk some of the common SIP myths that you have come across. सबसे कॉमन तो सबसे यही है ना, आप देखो ना नम्रता, जब भी मार्केट गिरता है तो लोग SIP रोकना चालू कर देते हैं। आप देखो 2023 का मार्च अप्रैल 2023 में आप देखो आ रहा था लोगों के SIP रुक रही है, कट रही है, ये सब चीजें। तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है, अरे भाई किसी न किसी दिन मार्केट नीचे जाएगा। जैसा मैंने बोला हर साल एक बार 10-15% नीचे, तो किसी न किसी दिन मार्केट नीचे जाएगा, अपने को लोअर वैल्यू में यूनिट मिलेंगे, इस करके ही तो SIP करते हैं ना। अब जब नीचे जाएगा, लोअर एवरेज का बेनिफिट मिलने वाला है, तभी SIP रोक लोगे, तब तो फिर क्या ही बनेगा। तब तो ऊपर ही ऊपर के लेवल में आपका पैसा लगेगा। जब नीचे जाएगा आप घबरा के SIP रोक दोगे, फिर क्या फायदा होगा। सो SIP जब मार्केट खराब होता है
तब एसआईपी रोकना उससे ज्यादा हानिकारक कुछ नहीं हो सकता है. Okay. Any other myth that you have come across apart from this? नॉट रियली, बट या एक तो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया कि भाई एसआईपी करने से 15% सीएजीआर मिलता है, फिक्स्ड रिटर्न मिलता है. Fixed दैट return, ऑल्सो इज रॉन्ग. वो हाँ. इक्विटी मार्केट का लॉन्ग टर्म नेचर है, बट ऐसा कोई इसमें एश्योरेंस या फिक्स्ड कुछ भी नहीं है, राइट? Yeah. सो देन दूसरे भी केस मिथ से, जैसे स्मॉल कैप में करने से ज्यादा फायदा होता है. स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी है, बात सही है, लेकिन मैंने जैसे क्लैरिफाई किया है कि भाई मिड कैप में ज्यादा रिटर्न आया एक्चुअली, और मिड कैप में भी वोलेटिलिटी होती है. तो मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि भाई मल्टी कैप में करना चाहिए लंबे अरसे के लिए. जैसे और एक मिथ लोग बोलते हैं कि भाई डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड में एसआईपी नहीं करना चाहिए. अब ये बात सही है कि जिस फंड की वॉलेटिलिटी ज्यादा है उसमें बेटर एवरेजिंग मिलेगी आपको, तो वहां पे एसआईपी का फायदा होगा, सही है. लेकिन एसआईपी जैसे रिकरिंग करते हैं, वैसे एसआईपी एक सेविंग करने का भी जरिया है भाई, करेक्ट. राइट? तो जिसकी लो रिस्क एपेटाइट है वो डेट फंड में एसआईपी कर सकता है, हर महीने पैसा लिक्विड में साइड पे रख सकता है, हाइब्रिड फंड में एसआईपी कर सकता है. तो एसआईपी सेव करने का एक जरिया है. उसके काफी मिथ्स हैं, बट इट्स जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग. Sure. Okay. So, what is your personal investment journey been like, Ashish? I mean, I'm sure आप बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या उतार चढ़ाव देखे हैं? What have your learnings been in this whole process? क्या आपने ऐसी कुछ गलतियां की एज एन इन्वेस्टर जो आपको लगता है कि अरे नहीं करता तो या कुछ अलग करता तो बेटर रहता, या मेरे रिटर्न्स बेटर होते, या फिर मेरा पोर्टफोलियो अलग दिखता? सो टेल अस अबाउट योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड व्हाट आर सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड. देखो, एक सबसे पहले मैं ना एज अ वाइज ओल्ड मैन, इफ एट ऑल आई एम ओल्ड, आई एम, इफ एट ऑल आई एम वाइज. इन्वेस्टमेंट्स, खास करके इक्विटी का इन्वेस्टमेंट, उसमें 5 साल पहले, 10 साल पहले मैं ऐसा करता तो क्या होता, ऐसा खोल के नहीं देखना है कभी. क्यों, मैं आपको बताता हूं. क्योंकि कुछ और ही हो जाता है यार. सी, बोलने के लिए तो समझो, आप सोचो कि भाई 2002 में समझो मेरे पास 1 लाख रुपया था, एग्जाम्पल. वो 1 लाख रुपया मैं इक्विटी में डाल देता और आज तक उसको टच ही नहीं करता, तो चमत्कार ही हो जाता भाई. लेकिन तभी खर्चे थे ना, तो खर्चा तो करना पड़ा होगा किसी. सो माई फर्स्ट लर्निंग इज दैट जब जब क्या बोलते हैं उसको, जब आप खुले, हाँ, जब जागो तब सवेरा. तो फर्स्ट थिंग फॉर ऑल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग यू, मी, एवरीबडी, पास्ट डिसीजंस को खोलोगे तो इक्विटी में आपको हमेशा रिग्रेट ही रिग्रेट होएगा. और ऐसा रिग्रेट होएगा कि रात को नींद नहीं आएगी. तो ऐसे मेरे बहुत सारे रिग्रेट्स हैं जिसके बारे में मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, राइट? बट इवन माई स्टार्टिंग वॉज लाइक मेनी इन्वेस्टर्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेट 90s में कॉलेज में था, तो कॉलेज में हम लोग MBA फाइनेंस पढ़ते थे. तो तब तो ऐसा लगता ना कि हमको तो सब पता ही है, हमको तो आता ही है सब. तो किसी सीनियर ने कुछ तो रिसर्च करके बताया कि फलाना फलाना कंपनी का स्टॉक ले लो. तो मैं तो कमाता भी नहीं था, मदर से, सिस्टर से पैसा लेके वो स्टॉक खरीद लिया, फिर पता नहीं वो कहाँ ही चला गया, मतलब वो पैसा ही डूब गया, राइट? फिर धीमे धीमे समझ में आया कि भाई हम सबको बताते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमको भी तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. फिर धीमे धीमे कंप्लायंसेस आते गए जिसकी वजह से हम डायरेक्ट ट्रेडिंग करते नहीं है. सो इवन आई स्टार्टेड दैट वे कि भाई इक्विटी में इन्वेस्ट किया, पैसा गंवाया, फिर समझ में आया कि म्यूचुअल फंड इज दी लॉन्ग लास्टिंग सिंपलेस्ट वे टू डू इट. सो ऐसा काफी एक्सपीरियंस है. और मैं अपने आप को, मतलब आई इन्वेस्ट ओनली इन इक्विटी मेनली, सम रियल एस्टेट, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. वॉट एवर आई इन्वेस्ट मेनली इज ओनली इक्विटी. और हमारा रूल है तो इट्स ओनली इन व्हाइट ओक. और फंड्स अच्छा कर रहे हैं तो हमारा भी ग्रो हो रहा है. Okay. All right. Wonderful. Just last question, Ashish. Any interesting book recommendations for our viewers? So it could be books, it could be any form of content जो आप, any content that you consume to become a better investor. नहीं, सी, जैसे आपके साथ तो मैं आई एम टॉकिंग टू यू थर्ड टाइम, बट आई फील दैट नाउअडेज अगर किसी को सीखना है तो केवल हमारा आपका कॉन्वर्सेशन नहीं, बट आई एम श्योर यू आर हैविंग मेनी सच कॉन्वर्सेशंस. आई थिंक नाउअडेज अगर किसी को सीखना है तो एक बेस्ट पार्ट ये है कि भाई बहुत लोगों को पढ़ने से बहुत चिढ़ है, तो कम से कम आप पॉडकास्ट और ये रिकॉर्डिंग्स देख करके आप काफी कुछ सीख सकते हो, राइट? एंड मोस्ट ऑफ अस वी आर सेइंग हैंड ऑन हार्ट व्हाट वी थिंक, व्हाट वी फील, ट्रूथफुली. सो आई थिंक दैट लिसनिंग टू दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट, आई होप पीपल आर डूइंग. आई थिंक इट इज बिकॉज जो टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आते हैं उसका मैं भी यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आई लुक अप सम पॉडकास्ट और आई लिसन टू सम पीपल.
दूसरा अगर आप बुक्स का बोलें तो मुझे लगता है कि बुक्स ऑन इन्वेस्टिंग एक्चुअली, देखिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि पिछले 20 साल में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज ऐसे लोगों को दिया है कि जो लोग ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो शायद पहले भी मैंने बताया था इसके बारे में कि भाई बिहेवियर के बारे में पढ़ना ज्यादा जरूरी है, नॉट सो मच अबाउट द अरिथमेटिक ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट फैंसी मैथमेटिक्स, राइट? अगर कुछ 15% ग्रो करता है तो वो 5 साल में डबल हो जाएगा, इसके लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है अपने को। इट्स बेसिक, जैसा बफेट साहब बोलते हैं, इट इज 6 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, करेक्ट? सो आई थिंक पीपल नीड टू रीड अबाउट साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। जैसे बुक्स हैं लाइक से प्रेडिक्टिवली इरैशनल, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, राइट? दीज काइंड ऑफ बुक्स विच आर अबाउट इन्वेस्टर बिहेवियर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे और एक मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में समझना है तो देयर इज अ बुक कॉल्ड इन्वेस्टिंग द लास्ट लिबरल आर्ट, राइट, व्हिच इज बाय रॉबर्ट हैक्स्ट्रॉम, ओके, राइट? सो आई थिंक बुक्स विच आर, देखिए क्या है कि इन्वेस्टिंग को समझना है ना तो बहुत सारे अदर पैरेलल थिंग्स समझना ज्यादा जरूरी है, नॉट द मैथमेटिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग. So I think, more wider reading is important. Yeah, no, I completely agree with you. And I think it's not about how much return you make or kitna loss hua. It's just about how you react when something like that happens. And I think that reaction determines कि हम eventually kitna return बनाएंगे, not the actual returns in itself. Yeah. Cool. Thank you so much, Ashi. I think we're done with the questions for today. And I think बहुत अच्छा conversation था. SIP is something which is very close to my heart. I do think कि SIPs हर किसी को करना चाहिए for sure. But I think आज जो हमने discussion किया उससे I'm sure बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं SIPs को लेके जो लोगों को नहीं पता रहती हैं. So thank you for giving such wonderful answers. We do hope कि हम आपको जल्दी से दोबारा लेके आएं with a different theme. But thank you for your time today. Thanks. Thank you. Thank you very much for having me again. Thank you. Thank you so much. Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Ashish. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. आज के हमारे इस एपिसोड की थीम थी SIP और हमने SIP से रिलेटेड बहुत सारे सवाल मिस्टर आशीष से पूछे थे. So let's just quickly summarize जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए. तो सबसे पहले हमने मिस्टर आशीष से पूछा कि अगर हम SIPs की बात करें तो सही डेट या सही फ्रीक्वेंसी SIP की क्या होनी चाहिए. तो मिस्टर आशीष सेज कि अगर हम SIP डेट की बात करें तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SIP डेट इररेलेवेंट है एज लॉन्ग एज योर इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ही आल्सो सेज कि जो भी डेट के साथ आप कंफर्टेबल हैं उस डेट की आप SIP कर सकते हैं. आइडियली स्पीकिंग मंथली इन्वेस्टमेंट करिए, मंथली SIP करिए एंड इट शुड बी क्लोजर टू योर सैलरी डेट. ही देन आल्सो सेज कि अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो उन्होंने स्लाइटली बेटर रिटर्न्स दिया है इन SIP इन अ मिड कैप फंड कंपेयर टू स्मॉल कैप या लार्ज कैप फंड्स. और ये इसलिए है क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल इन वॉलेटाइल मार्केट्स, बट एट द सेम टाइम उनमें जो रिटर्न्स देने की क्षमता है वो मिड कैप से थोड़ी कम होती है. फिर हमने मिस्टर आशीष से पूछा कि इक्विटी फंड्स में SIP करने का सही समय क्या होता है. सो मिस्टर आशीष सेज कि आप जितना जल्दी SIPs शुरू करेंगे इक्विटी फंड्स में उतना बेटर है एंड यू शुड नॉट वेट फॉर अ मार्केट करेक्शन, क्योंकि स्टॉक मार्केट करेक्शन बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है. कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट के ऊपर स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करेगी. इसीलिए करेक्शन की वेट नहीं करना चाहिए एंड यू शुड जस्ट इन्वेस्ट थ्रू SIPs व्हेनेवर पॉसिबल. फिर हमने मिस्टर आशीष से पूछा कि SIPs को पॉज करना या कब रोकना चाहिए. सो मिस्टर आशीष सेज कि आइडियली अगर आपको लगता है कि इन द फोर्सिएबल फ्यूचर पैसे की कुछ तंगी होने वाली है तब आप अपने SIPs को पॉज कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स जो है SIP पॉज फैसिलिटी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको SIP को रोकने की जरूरत नहीं है, बस आपने पॉज कर दिया और जब वो इवेंट खत्म हो गया आप अपने SIPs को दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं. अगर आपने SIPs को रोक दिया तो आपको दोबारा से वो सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा टू रीस्टार्ट योर SIPs. He also says कि आप SIPs को रोक सकते हैं जब आपका वो फाइनेंशियल गोल अचीव हो रहा है जिसके साथ आपने उस SIP को लिंक किया था. फिर हमने मिस्टर आशीष से पूछा कि वो सही समय कौन सा होता है जब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एक म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना है. सो मिस्टर आशीष सेज कि जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत जरूरी होती है कि एक फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल कितना कंसिस्टेंट है. तो सिर्फ
परफॉर्मेंस को ना देखिए, बट जस्ट लुक एट द फैक्ट कि हाउ easily or how consistently the fund is performing with its investment philosophy. He also says कि आप top 10 stock holdings देख सकते हैं in the portfolio to see कि जो fund है वो कितना concentrated है, उसका portfolio कितना diversified है, क्योंकि ऐसा equity fund जिसका portfolio ज़्यादा concentrated रहता है वो ज़्यादा risky हो जाता है, especially for investors with lower risk tolerance. फिर हमने मिस्टर आशीष से उनकी कुछ learnings के बारे में पूछा from equity investments and मिस्टर आशीष says कि ideally कभी भी past mistakes या गलतियों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पास्ट में आपने जो भी किया है that was in sync with the situation that was at hand. So he says कि पास्ट की गलतियों को मत देखिए. He says that you should understand the different funds which are available and based on your risk appetite, based on your investment philosophy, आप equity funds में invest कर सकते हैं. So that was about it in this particular episode. I am sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. आज हमने SIPs के ऊपर काफी focus किया to give you a full deep dive into SIPs. So please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds at Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.